अच्छा, देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। वो बोले कि भाई एसिड बेस indicators are used to identify acid and bases. Indicators can be obtained from the berries and other fruits. Plan an experiment to obtain an aqueous solution of an indicator from some berries. वो बोले कि भाई एक एक्सपेरिमेंट जो है ना वो प्लान करो और बताओ कि किस तरीके से जो है ना हम ये बेरी से जो है वो इंडिकेटर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स ना। सही है। हम जो है वो किस तरीके से जो है वो बेरीज या वो फ्रूट से जो है वो इंडिकेटर एक्सट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी जैसे फर्स्ट करो आपके पास बेरीज हैं या कोई भी वो फ्रूट है, आप उसको बोलोगे, उसको पेस्टल एंड मॉर्टर जो आप जिससे हम जो है ना घरों में चीजें पीसते हैं, उससे आप जो है ना उनको वो क्रश वो करोगे, वाटर ऐड करोगे, उसको मिक्स वो करोगे, देन फिल्टर कर दोगे, तो जो आपके पास वो सॉल्यूशन आएगा, फिल्टर में यही होता है ना, एक सॉलिड भरा जाता है और एक सॉल्यूशन आ जाता है। जो सॉल्यूशन आएगा वो इंडिकेटर का होगा। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी चीज जिससे आपको ये इंडिकेटर एक्सट्रैक्ट करना है, आप उसको पहले ये क्रश करोगे विद द हेल्प ऑफ पेस्टल एंड मोटर, ये आपने वो लिखना होगा ना, पेस्टल एंड मोटर का जिक्र करना होगा। देन उसके बाद आप उसमें वाटर ऐड करोगे, वाटर ऐड करने के बाद उसको मिक्स करोगे ताकि जो मिक्सर है वो होमोजेनाइज हो जाए। जो चीज वाटर में, क्योंकि आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है ना, एक सॉल्यूशन वो बनाना है। देन फिर आप क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे। फिल्टर में क्या होता है, सॉलिड जो वेस्ट है वो अलग हो जाएगा, और जो आपका जो एक सॉल्यूशन है फिल्ट्रेट वो अलग हो जाएगा एज एन इंडिकेटर। Crush the berries with a pestle and mortar, add water and mix, then filter off the filtrate is the solution of indicator। ठीक है। अच्छा, देखो फिर इसके बाद है, प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू यूज अ इंडिकेटर सॉल्यूशन टू शो दैट इट इज एन अफेक्टिव इंडिकेटर। वो बोले कि भाई शो करो कि जो इंडिकेटर है वो अफेक्टिव है। इसलिए तो काफी आसान है। आप दो एसिड वो ले लोगे, सॉरी एक दो सॉल्यूशन ले लोगे, एक एसिड का और एक तो बेस का ना। अभी आपके ऊपर है, आप कोई भी वो ले लो। ठीक है, आप उसमें इंडिकेटर ऐड करोगे। इंडिकेटर अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो 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 आप ये एसिड ऐड कर रहे हो, जो बेस ऐड कर रहे हो, उसका पीएच क्या है, ताकि वो इंडिकेटर जो है वो उस पीएच पे क्या कलर वो देगा। सही है। तो अगर वो इंडिकेटर दोनों का वो जो वो कलर है वो डिफरेंट शो कर रहा है आफ्टर हेडिंग ना, तो यानी कि वो इंडिकेटर जो है वो अफेक्टिव है, सही है। ऐड द इंडिकेटर टू द HCl, आपने एक HCl लिया, उसमें इंडिकेटर ऐड कर दिया। ऐड द इंडिकेटर टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें इंडिकेटर ऐड कर दिया। देन द कलर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच सॉल्यूशन, यानी कि आपका कलर जो है वो डिफरेंट आना चाहिए हर दोनों सॉल्यूशन का, तो आपका ये सही है। अच्छा, देखो फिर इसके बाद है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन हो तो आप उनको डिफरेंशिएट किस तरीके से वो कर सकते हो ना। ठीक है, यानी कि कौन सा किस टाइप का वो सॉल्यूशन है। वो बोल रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, a solution of hydrogen peroxide can be used। अच्छा, देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि a solution of hydrogen peroxide can be used to bleach hair। हमारे पास सॉल्यूशन है हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन peroxide का, जो कि जो जो ये हेयर्स होते हैं, यानी जो वो बाल होते हैं, उनको ब्लीच करने के लिए वो यूज होता है। हेयर ट्रेसेस बाय 20 वॉल्यूम हाइड्रोजन peroxide, 1 volume of this solution breaks down to form 20 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन। हेयर ट्रेसर जो है वो 20 वॉल्यूम लेता है हाइड्रोजन peroxide के, और हर 20 वॉल्यूम जो सही है। अब जो हमने 20 वॉल्यूम लिया, उसके हर वॉल्यूम सॉल्यूशन में उसको ये ब्रेक डाउन करो तो 20 वॉल्यूम ऑक्सीजन जो है वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल 10 cm³ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन peroxide विल ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस 2 cm³ ऑफ ऑक्सीजन ना, यानी कि 1:10, 1:20 का जो है वो रेशो है। ठीक है, यानी कि जब हम वो 10 cm³ हाइड्रोजन peroxide ले रहे हैं तो 200 cm³ जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ओल्ड सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन peroxide will produce less oxygen than expected।
Plan an investigation to find out which of the two solutions of hydrogen peroxide H एंड जे इज न्यू एंड विच इज ओल्ड, यानी कि जिसमें जो है ना ऑक्सीजन जो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो जो है वो न्यू होगा। अभी उसने ऊपर कहा है ना ये बात कि ओल्ड सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल प्रोड्यूस लेस ऑक्सीजन देन एक्सपेक्टेड। तो हमें एच और जे दोनों को जो है एग्जामाइन करना है, एक एक्सपेरिमेंट वो प्लान करना है जिसमें हमें बताना है एच और जे में से जो है वो ओल्ड और न्यू कौन सा। You are provided with a common lab apparatus and the catalyst manganese oxide which speed up the breakdown of the hydrogen peroxide। ये सेम चीज आपके थ्योरी पेपर में बहुत ज्यादा आई है, रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने काफी बहुत ज्यादा करा है, सही है। जिसमें H2O2 डिकम्पोज होता था, जो स्टूडेंट मेरे हैं उनको इस बात का अंदाजा है, H2O2 डिकम्पोज होता था और डिकम्पोज होके वो H2 और O2 में डिकम्पोज हो जाता था, और MnO2 यहाँ पे कैटलिस्ट एज कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता था, ठीक है। अच्छा देखो, इसके लिए आपने करना क्या होगा। अब देखो ये जो ना आपके पास ये हेपेटाइटिस है, इसमें आपने करना क्या है। आप जो है ना इसमें H2O2 जो है प्लेस, H2O2 प्लेस जो है वो करोगे, ठीक है। अच्छा देखो ऊपर से ये आप वो देख लो कि ऊपर एक पूरा ये आपके पास, या तो आप ये टेस्ट ट्यूब ले लो या फिर आप इस तरीके से ये कॉनिकल फ्लास्क जो है ना वो ले लो। ऊपर आपने पूरा सिस्टम लगाया हुआ है गैस कलेक्शन का, क्योंकि जो H2O2 जब डिकम्पोज होगा, जब H2O2 डिकम्पोज होगा तो वो बनाता है H2O प्लस O2, सही है। तो जो O2 गैस यहाँ पे बनेगी ना, तो वो यहाँ से ये कलेक्ट होके इस सिरिंज में जो है ना वो कलेक्ट होगी, सही है। तो पूरा एक सिस्टम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन H को डालेंगे, सही है, H2O2 का। पहले सॉल्यूशन H हम डालेंगे H2O2 का, फिर देन जैसे सॉल्यूशन H को डालेंगे वैसे ही इसमें HMnO2 जो है ना वो डाल देंगे, फिर फौरन से ऊपर से यहाँ पे पूरा सिस्टम हम अटैच कर देंगे, तो ये डिकम्पोजिशन ये स्टार्ट होगी, जिसमें H2O2 डिकम्पोज होगा इनटू H2 एंड O2। अब जो O2 गैस है यहाँ पे जो बनेगी वो यहाँ से ऊपर ये कलेक्ट होगी और जाके सिरिंज में जो है वो जमा हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, यहाँ से जो है वो थ्रू द पाइप वो जाएगी वो सिरिंज में यहाँ जाके वो कलेक्ट हो जाएगी, सही। अब जितनी गैस कलेक्ट ये होगी, यानी वो उतना ही जो H2O2 है वो उतना ही अच्छा है ना, उतना ज्यादा जो है वो O2 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले हम ये करेंगे H के साथ, H इसमें पुट करेंगे, हम देख लेंगे कि भाई कितनी गैस इस यहाँ पर ये O2 की कलेक्ट हुई है, मेजर कर लेंगे। फिर इसको पूरा साफ ऑफ करके कोई दूसरा ये हैबिटेट को लेके सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे विद द J। उसमें भी क्या होगा, H2O2 डिकम्पोज होगा इनटू H2O एंड O2। अब O2 जो प्रोड्यूस होगा वो यहाँ से थ्रू द पाइप जाके एज ए गैस वो कलेक्ट हो जाएगा गैस सिरिंज में, और हम इसको भी मेजर कर लेंगे। जो ज्यादा गैस जो है वो ये प्रोड्यूस कर रहा होगा ज्यादा, जो H2O2 ज्यादा O2 गैस प्रोड्यूस ये वो करेगा, वो हमारे पास जो है न्यू होगा। जो कम प्रोड्यूस करेगा वो ओल्ड होगा, ठीक है। इसमें और भी ये कैटलिस्ट भी हम डालेंगे ना, ये तो मैंने खैर बता दिया था, लिखा नहीं था। H2O2 हम इसे पुट करेंगे और फॉरन कैटलिस्ट डाल देंगे हेमनोटर, ऊपर से इसको फॉरन पैक कर देंगे इस तरीके से। तो गैस कलेक्ट होगी ऑक्सीजन, और यहाँ जाके यहाँ पे जाएगी और यहाँ जाके वो कलेक्ट हो जाएगी इससे। और फिर हम देख लेंगे कि एच ने ज्यादा गैस प्रोड्यूस करी है ये O2 की, या फिर वो जे ने करी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऐड x CM³ ऑफ सॉल्यूशन H टू दी, नहीं, हाँ, कैटलिस्ट का बताना जरूरी है, बगैर कैटलिस्ट के रिएक्शन ही कैसे होगा। ऐड x CM³ ऑफ H, क्योंकि डीकम्पोज जब उसने ये कैटलिस्ट का नाम लिया, तो अगर आप कैटलिस्ट नहीं बोले लिखोगे तो जाहिर सी बात है गलती के वो होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन एच जो है बोलोगे, सॉल्यूशन एच जो है बोले के आपने कहा ना कि आपने ये दिखाना है, सॉल्यूशन एच बोलोगे, उसको जो है ना आप बॉइलिंग ट्यूब या फिर जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में ये डालोगे, और ऊपर से जो है उसके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डाल दोगे। फिर पूरा वो रिएक्शन होगा जो मैंने अभी वो बताया है। जो गैस जो है वो कलेक्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस ये कलेक्ट हो जाएगी गैस सिरिंज में थ्रू द सिस्टम, ठीक है। अच्छा देखो फिर इसके आप जो है ना वो जो ये हीटिंग भी करनी है, मैं गलती से भूल गया था हीटिंग का यहाँ बताना, आपने हीटिंग भी करनी होगी ना।
ठीक है। हीटिंग भी यहाँ पर आपने करनी है, तभी डिकम्पोजिशन जो है वो स्पीड अप होगी, नहीं तो ये स्पीड अप नहीं होगी। सही। स्टार्ट हीटिंग फॉर अ सर्टेन टाइम, मेजर द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस प्रोड्यूस, वही जो पहले पॉइंट एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे वो लिखे हुए। देन आप सेम एक्सपेरिमेंट जे के साथ करोगे, रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द जे सॉल्यूशन जे यूजिंग द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन peroxide एंड द मास ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, फाइनली द सॉल्यूशन दैट प्रोड्यूसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज द न्यू वन। अच्छा, फिर ये कि अगर आपको स्ट्रेंथ जो है ना वो फाइंड आउट करनी हो वो सॉल्यूशन की, तो आप किस तरीके से कर सकते हो? अगर आपने किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी हो, कौन सा कितना स्ट्रांग है, तो आप किस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हो? ओवन क्लीनर्स कंटेन एन aqueous solution of sodium hydroxide. Plan an investigation to show which of the two different oven cleaners C or D contains the more concentrated solution of sodium hydroxide. यानी कि जो ओवन क्लीनर्स होते हैं इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि किस सॉल्यूशन में सी और डी में से ज्यादा जो है आपके पास वो कंसंट्रेटेड है, सी और डी में से कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है। तो और ये बात हर जगह लिखी होती है, यू आर प्रोवाइडेड विद द कॉमन लैब एपरेटस एंड केमिकल्स। अच्छा देखो, इसमें आपने वो करना है कि इसमें आपने असल में टाइट्रेशन करनी है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कॉनिकल फ्लास्क, अच्छा देखो, स्ट्रेंथ का पता है मतलब क्या है, कि इसमें कंसंट्रेटेड तो ज्यादा होगा ना, यानी कि इसमें लिखा हुआ है ना कि plan an investigation to show which of these different oven cleaners C and D contains the more concentrated solution of NaOH। सही है। अब इसमें हम टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन में जब भी आपको कि किसी बेस की वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, किसी एसिड का वॉल्यूम ये फाइंड आउट करना हो, या उसकी आपने जो है वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो, तो आपके पास एक ही चीज होती है, टाइट्रेशन। आप क्या करते हो? टाइट्रेशन करते हो, सारी चीजें आप फाइंड आउट कर लेते हो। अच्छा देखो, यहाँ पे ना मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। दोनों मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक क्या है भाई, एक में ये कि पहले तो मैं आपको एक सीधी सी बात पर समझ लेता हूँ। अगर आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, सही है, आपने सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन सा ज्यादा ये कंसंट्रेटेड है, बट आपको ये कैलकुलेशन करनी है ना। आपने कैलकुलेशन करके बताना है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, और एक्सपेरिमेंट भी वो वो प्लान करना है। यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन वो बतानी वो नहीं है, यहाँ पे आपने सिर्फ वो बताना है कि वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है या लेस कंसंट्रेटेड है। तो दोनों चीजों में काफी वो डिफरेंस होता है ना। अगर इन केस आपने बताना हो कि भाई कंसंट्रेशन क्या है, यानी उस चीज की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो, तो आप फिर वो करते क्या हो? जिस चीज की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो ना, वो आप लेते हो यहाँ पे। जिस चीज की कंसंट्रेशन जो है ना बिल्कुल वो नोन हो, वो आप यहाँ पे लेते हो। जिस चीज की कंसंट्रेशन वो नोन हो, आप यहाँ पे वो लेते हो। और इसका एक, अच्छा वो सॉरी, जिसकी नोन नहीं हो, जिसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो ना, वो आप यहाँ पे लेते हो। और जिसका वॉल्यूम नोन हो आपके पास, वो आप यहाँ पे वो लेते हो। ठीक है। और ब्यूरेट में आप क्या बोलोगे? ब्यूरेट में क्या चीज को डालोगे? ब्यूरेट में वो डालोगे जिसकी कंसंट्रेशन वो नोन हो, और वॉल्यूम आपको जो है ना मेजर करना हो। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। तो एक तो ये वाला मेथड है, ये हर जगह वो चल जाता है। या तो इसको इसी तरीके से वो याद वो कर लो कि मुझे जब किसी चीज की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, उसको मैंने लेना है कॉनिकल फ्लास्क में, और जब मुझे जिसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वो मैंने लेना है ब्यूरेट में। सही। अब यहाँ पे मुझे जो ओवन क्लीनर है उनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट नहीं करनी, ये बताना है कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो एक तो ये मेथड क्या होगा, आप यहाँ पे वो करोगे क्या, आप यहाँ पे ले लोगे ओवन क्लीनर। ठीक है। इसमें आप ओवन क्लीनर ले लोगे C&D, जो भी है ना C&D। ठीक है, पहले सी ले लोगे, पहले सी के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर डी के साथ करोगे। और फिर इसमें आप मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दोगे। अच्छा, C1, अगर आपने ये कैलकुलेशन करनी है, मैंने आपको वो कल भी वो बताया है ना, तो वो C1V1 और C2V2 से ये कैलकुलेट होता है। ठीक है, अगर आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो। तो यहाँ पर लेकिन आपको जो है सिर्फ एक का ये वॉल्यूम है, और एक की वो कंसंट्रेशन है। आपको जो ऊपर वाला है इसकी भी, इसका भी ये वॉल्यूम चाहिए। ठीक है।
अगर आपने कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो अब आप यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ पर आपने फर्स्ट ओवन क्लीनर ले लिया ये कॉनिकल फ्लास्क में, देन सेकंड आप इसमें क्या करोगे, कोई इंडिकेटर ले लोगे, एसिड बेस है तो मिथाइल ऑरेंज को ले लोगे आप। ठीक है, तो उसने इसका कलर वो चेंज कर देगा थोड़ी देर के लिए। देन आप क्या करोगे, इसमें आप वो ले लोगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लोगे इसमें। ठीक है, आप इसमें HCl ले लोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लोगे, या कोई और सा एसिड वो ले लोगे। ठीक है, इसका वॉल्यूम आपको नहीं पता, इसकी कंसंट्रेशन पता है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ ये प्यूरिट से इसमें HCl डालना वो स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, HCl आपका जो है वो ओवन क्लीनर के साथ वो रिएक्शन करेगा। HCl ओवन क्लीनर के साथ वो रिएक्शन करेगी, यानी NaOH के साथ, क्योंकि इसमें NaOH है, और वो बनाएगा NaCl प्लस H2O। अब जो H2O यहाँ NaCl बन रहा है उसका कलर डिफरेंट होगा। अब देखो यहाँ पे HCl का मुझे कंसंट्रेशन पता है, वॉल्यूम नहीं पता ना। HCl की मुझे कंसंट्रेशन पता है, वॉल्यूम नहीं पता। यहाँ पे NaOH का ओवन क्लीनर की मुझे कंसंट्रेशन नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम पता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऊपर से जो है ना इसमें HCl ऐड करोगे, HCl रिएक्शन करेगा, NaCl वो बनाएगा। अब जो जैसे जैसे आप इसमें ऐड वो करते हो जाओगे ना, यहाँ पे ये आता जाएगा तो NaCl फॉर्म होता रहेगा। अब NaCl का वो कलर थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आता हो जाएगा। आप इसको शेक करते हो जाओगे, एक टाइम ये ऐसा आएगा कि NaCl का वो कलर पूरे वो तरीके से ये परमानेंट आ जाएगा, और NaOH का कलर जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी टाइट्रेशन को रोक दोगे। लाइट से आपने यहाँ तक जो है ना फिल किया था, और इतना वॉल्यूम HCl ने वो यूज किया, आपने वो देख लिया कि भाई इतना वॉल्यूम HCl ने यूज किया है। तो यहाँ से आपने ये मेजर कर लिया कि भाई जैसे फर्ज करो 19 cm³ जो है ना वो जो है वॉल्यूम इसने वो यूज किया है। ठीक है, 19 cm³ इसने वॉल्यूम जो है यहाँ पे वो यूज किया है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम भी आ गया। ठीक है, कंसंट्रेशन आपके पास थी, वॉल्यूम भी आ गया, और यहाँ पे इसका NaOH का वॉल्यूम पहले से था। तो हम यहाँ पे बड़े मजे से इसकी वो कंसंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट कर लोगे, C1V1 × C2V2 से, जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना C1V1 C2V2 से आप इसकी कैलकुलेशन की कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, अगर दूसरी चीज हो जाए, दूसरी चीज क्या हो जाए, अगर यहाँ पे उसने कंसंट्रेशन पूछी ही वो नहीं हो, सिर्फ ये पूछा हो कि क्या वो कौन सा ज्यादा ये कंसंट्रेटेड है, तो आप ब्यूरेट में कुछ भी ले लो, NaCl में कुछ भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने वो कंसंट्रेशन नहीं पूछी है, सिर्फ ये पूछा है कि कौन सा ज्यादा वो कंसंट्रेटेड है, तो जिस ओवन क्लीनर के साथ ज्यादा HCl का वॉल्यूम यूज होगा ना, तो उसमें NaOH की ज्यादा वो कंसंट्रेशन होगी। जिस ओवन क्लीनर के साथ HCl का ज्यादा वॉल्यूम यूज होगा ना, जाहिर सी बात है, जिस ओवन क्लीनर में NaOH की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उसके साथ HCl का ज्यादा वॉल्यूम यूज वो हो रहा होगा। सही है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जिस ओवन ये क्लीनर के साथ ज्यादा वॉल्यूम यूज हो रहा है HCl का वो ज्यादा, उसमें ज्यादा NaOH है। लेकिन आप इसको उल्टा भी वो कर सकते हो, अगर आपसे उसने एग्जैक्ट वो कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं वो पूछी है, तो आप यहाँ पे ब्यूरेट में ओवन क्लीनर भी वो ले सकते हो, और यहाँ पर आप वो भी वो कर सकते हो। सही। अच्छा, यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो उसके हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, कि जब आपने वो उल्टा कर दिया, ओवन क्लीनर जो वो ब्यूरेट में ले लिया, और HCl जो है आपने इसमें वो ले लिया। ठीक है, ये तो मैंने क्योंकि एक्सप्लेन कर दिया, ये वाले भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। Add 25 cm cube of HCl to the conical flask. Add a few drops of, ये फिर से वो बता रहा हूँ, ये उसके लिए है कि जब आपको कंसंट्रेशन की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी हो। जब एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो जिसकी वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो, वो conical flask में जाता है। Add 25 cm cube of HCl to the conical flask. Add a few drops of methyl orange indicator to the conical flask. वो HCl का कलर चेंज कर देगा। Fill the purate with the oven cleaner and note the starting volume. Start the titration until the color change. Then stop adding oven cleaner C and note down the volume added. Repeat the experiment using the same volume of the oven cleaner B and the same volume and the concentration of HCl. The oven cleaner that uses the lesser volume neutralize is the more concentrated one। ठीक है। अच्छा देखो, अब अगर यहाँ पे मैं ओवन, अगर मैं, ये तो एक सिनेरियो था, अगर मैं यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, अगर मैं इसकी तरफ आ जाऊं, अगर मैं यहाँ पे ओवन
क्लीनर ले लूँ, यहाँ पे मैं ले लूँ HCl ना, यहाँ पे मैंने ले लिया HCl 25 cm³ ना। ठीक है। और यहाँ पे मैंने ओवन क्लीनर जो है ना वो ले लिया है। सही। अब यहाँ पे ना देखो, जो ओवन क्लीनर ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा ना, वो कम पे यूज होगा। ओवन क्लीनर जो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा ना, वो यहाँ पर कम जो है वो यूज होगा। ठीक है, वैसे वो नॉर्मली यही वाला मेथड यूज करते हैं जो मैंने करा है। ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसको फाइंड आउट करने का भी ये क्राइटेरिया होता है कि you are provided with a sample of three metals, tin, zinc, and silver. Plan an investigation to show the order of reactivity of these three metals. You are provided with a common lab apparatus and the dilute acids. देखो, ये जब भी आप किसी वो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करते हो ना, आप किसी भी मेटल का एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है। आप किसी भी एसिड का किसी भी वो मेटल के साथ रिएक्शन करो तो H2 गैस प्रोड्यूस होती है। अभी हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा कितना रिएक्टिव है, कौन सा कम जो है ना वो रिएक्टिव है? तो देखो, ये पता है इस तरीके से चलता है कि जब हम HCl का रिएक्शन, जैसे फर्स्ट को मेरे पास HCl है ना, उससे कोई भी एसिड बोला था मेरे पास HCl है, मैं HCl का यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ किसी भी मेटल, लेड से जिंक के साथ, तो ये बना रहा है ZnCl2। ZnCl2 प्लस HCl प्लस H2 का, तभी मैं वो ये बैलेंसिंग वगैरह नहीं कर रहा। अब ये H2 के ना बबल्स आएंगे। ठीक है। अब यही सेम मैं इसके, वही पूरा जो मैंने ऊपर हैप्रेटस आपको बताया था, ये वाला हैप्रेटस यूज करना है जो ऊपर यहाँ पे यूज किया है हमने। ये वाला हैप्रेटस यूज करना है, जो H2 है यहाँ पे वो कलेक्ट हो जाएगी। या फिर आप खाली बबल्स भी वो देख ले तो किसके बबल्स जो है वो ज्यादा आ रहे हैं, इसको भी आप वो देख सकते हो। क्योंकि H2 जो है ना, H2 के बबल्स वो नजर आते हैं, यहाँ पर O2 के तो बबल्स वो नजर नहीं आते, लेकिन H2 के बबल्स जो है वो नजर आते हैं। आप चाहो तो ये गैस सिरिंज के अलावा भी वो कर सकते हो, क्योंकि जो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो H2 गैस जो है वो पी प्रोड्यूस करेगा। तो जो मेटल ज्यादा H2 गैस के बबल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो मेटल उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। सही। use 10 cm³ of HCl in the test tube at the zinc metal. Count the number of bubbles. Count the number of bubbles. Repeat the experiment with the silver and tin using the same mass and the surface area of the metal. The metal with the highest बबल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव। ये मैंने कहा था ना कि अगर आप सिरिंज की भी पकड़ सकते हो, आप बबल्स उसके वो देख लो किसमें वो ज्यादा आ रहे हैं, आप ये वो तीनों के साथ कर लो ना। यहाँ तो मैंने ये लिखा है, आप यहाँ पे टिन के साथ भी कर लो और AG यानी सिल्वर के साथ भी कर लो। जिसमें बबल्स की ज्यादा वो आएंगे, वो कंसंट्रेशन वो ज्यादा होगी, वो आपका ज्यादा प्रोएक्टिव होगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से हमारे पास है, वैसे थोड़ा सा चल रहा है। अच्छा देखो, वो बोल रहा है कि भाई a catalyst is a substance that speed up the reaction of a chemical reaction and remains unchanged at the end of reaction. Hydrogen peroxide solution H2O2 break down to form oxygen. This decomposition is very slow if a catalyst is not used. Plan an investigation to show the copper oxide is a suitable catalyst for this reaction. You can use aqueous hydrogen peroxide and common lab apparatus. सही है। शो द, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या है। अब देखो, ये वही रिएक्शन इससे पहले जो हम कर रहे थे ना, बट यहाँ पे कैटलिस्ट वहाँ पे हेमनो था, वहाँ पे ये हो है ना, Cu हो है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है। वही H2O2 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, और H2 और O2 में डिकम्पोज हो रहा है, और यहाँ पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है Cu। इससे पहले जो किया था वो मैग्नीस ऑक्साइड था। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बताने की क्या भाई, ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो कितना फिजिबल है ना। तो यहाँ पर आप तो कुछ भी नहीं करो ना। ठीक है। आप जो है यहाँ पर जो है भाई वो देख लो कि एक में आप जो है ना कॉपर ऑक्साइड, आप दो जो है ना ये एक्सपेरिमेंट जो है वो प्लान करो, एक कॉपर ऑक्साइड के साथ और एक बगैर कॉपर ऑक्साइड के। वही वाला हैपरेटस जो है ना आपने यूज करना है। ठीक है। तो 12 से ले आते हैं यहाँ पे इसको। यही हैपरेटस हमने यहाँ पे यूज करना है ना, यही हैपरेटस हमने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है। यहाँ पर आप जो है ना पहले एक्सपेरिमेंट प्लान करोगे,
कॉपर ऑक्साइड का ना, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो है आप वो प्लान करोगे। अच्छा, यहाँ पर आप, सॉरी कॉपर ऑक्साइड लिख दिया मैंने, यहाँ पर आप H2O2 जो है ना इसे पुट करोगे पहले, बगैर कॉपर ऑक्साइड के रिएक्शन को कर लोगे, ठीक है। बगैर कॉपर ऑक्साइड के रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हीटिंग नहीं करनी ना, क्योंकि ये आपने कैटलिस्ट का ही तो चेक करना है, ठीक है। पहले आप जो है ना, अच्छा देखो यहाँ पर आप क्या है, आप H2O2 का एक फिक्स जो है ना वॉल्यूम बोलोगे, ठीक है। उसमें आप ये भाई को देख लोगे कि कितना वो आ रहा है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट करो आपने 20 cm³ वो ले लिया, अब ये डिकम्पोज हो रहा है H2O2, और ये प्रोड्यूस कर रहा है H2O+O2। आप विदाउट H2O2 जो है ना, आप ये देख लोगे कि भाई यहाँ पे कितना ये O2 का वॉल्यूम ये प्रोड्यूस हो रहा है। फिर क्या करोगे, आप एक और रिएक्शन ये प्लान करोगे, उसमें आप इसमें कॉपर ऑक्साइड भी वो डाल दोगे। फिर आप कॉपर ऑक्साइड के साथ जो है ना वो प्लान बुक कर लोगे कि भाई ये कितना वॉल्यूम आप ये इसने प्रोड्यूस किया है, ये वही स्पेसिफिक वो टाइम में। तो आपको पता तो चल जाएगा कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है, ये कॉपर ऑक्साइड के साथ जो है वो यूज करना, ठीक है। अगर वॉल्यूम कॉपर ऑक्साइड के साथ ज्यादा है तो ये फिजिबल होगा, ठीक है। use the same volume and the concentration of hydrogen peroxide, add copper oxide to the hydrogen peroxide, measure the volume of gas produced per unit time using a syringe, then compare that volume of a gas syringe from the hydrogen peroxide without एडिंग, यानी कि सेम वही एक्सपेरिमेंट, बट दूसरी बार विदाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड करोगे, और जो दोनों टाइम में जो O2 का ये वॉल्यूम आ रहा होगा वो आप ये तो देख लोगे। हमेशा सेम रहेगा, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा ना। H2, अगर आप उसका ये वॉल्यूम चेंज कर दोगे H2O2 का, फिर तो हमारा जो है ना वो रिएक्शन ही चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम सेम रखोगे H2O2 का, लेकिन जो O2 का वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप स्पेसिफिक वो टाइम बताओगे, आप रिएक्शन कंप्लीट होने नहीं बताओगे। जैसे कि फर्स्ट करो आपने कहा कि भाई मैं 2 मिनट्स में जो है ना वो देख रहा हूँ कि कौन सा कितना जो है ना वो दे रहा है। गैस का वॉल्यूम उस वक्त सेम होगा जब आप सेम दोनों को टाइम बताओगे, सही है। जो कॉपर ऑक्साइड है वो भी उतना ही वॉल्यूम वो देगा जितना जो है ना, अगर ये कॉपर ऑक्साइड ही आएगा, लेकिन ये कॉपर ऑक्साइड ये कम टाइम में जो है ना वो, जैसे फर्स्ट करो कि दोनों में ना 10 cm³ आ रहा है ये वॉल्यूम, कॉपर ऑक्साइड वो वाला वॉल्यूम आपका 2 मिनट में वो ले आएगा, और जो विदाउट कॉपर ऑक्साइड है वो लाएगा 10 मिनट्स में। तो ये जो है ना वो डिफरेंस आएगा। तो शुरू के 10 मिनट्स में ही होगा, या तो आप ये टाइम की रिस्पेक्ट से कर लो कि भाई किस में कितना टाइम को लग रहा है, लेकिन बेटर क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक वो टाइम दो, उस स्पेसिफिक वो टाइम के अंदर जो है ना ये वो देख लो कि कितना वॉल्यूम ये कलेक्ट हो रहा है। उस स्पेसिफिक टाइम में जितना वॉल्यूम, जितना जिसका ज्यादा वॉल्यूम ये कलेक्ट हो रहा है वो ज्यादा वो रिएक्टिव है, यानी वो ज्यादा अच्छा जो है वो रिएक्शन हो रहा है।